Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we'll talk about the apoptosis. So cell death थ्री और डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप्स से उसे नेम दिया है. Whether it may be necrosis, apoptosis or other various mechanisms. So in the previous video talk about the necrosis. In this video we'll focus on the apoptosis. So apoptosis is derived from Greek word which means falling off. So falling off simply means the general falling of the leaves from a tree. So apoptosis is a general phenomenon or a common phenomenon usually seen in the body, like the common falling of leaves from a tree. So अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, रॉबिन से बात करें जो इतनी बड़ी डेफिनेशन रॉबिन्स में आपको मिल जाएगी. तो इसको हम पार्ट्स में स्टडी करेंगे तो बहुत ही सिंप्लीफाइड में हम एग्जैक्ट डेफिनेशन याद कर सकते हैं. सो बेसिकली एपोप्टोसिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सेल डेथ दैट इज़ इंड्यूस्ड बाय अ टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम. ठीक है, एक बेसिक टाइप ऑफ सेल डेथ है जो कि बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है. इसमें क्या होता है, जो सेल जो भी फिक्स हो गया, जिसके सेल के आखिरी दिन चल रही है, यानी कि सेल के डेथ या डाई करने वाला है सेल, वो कुछ ऐसे इंट्रिंसिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो सेल के जीनोमिक डीएनए और न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे सेल की जो बेसिक मशीनरी होती है वो फेल हो जाती है. सो व्हाट इज एपोप्टोसिस? इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सेल डेथ दैट इज इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम इन विच द सेल जो डिसाइड टू डाई, यानी कि जिस सेल की एकदम आखिरी दिन चल रही है, फिक्स हो गया है, अब इसको मरना ही है, वो कुछ ऐसे एक्टिवेट कर देते हैं इंटेंसिव एंजाइम दैट डिग्रेड द सेल्स जीनोमिक डीएनए एंड न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स. So this basic definition you'll find in the Robbins. अब ये तो हो गया बेसिक जो आपको पता होना चाहिए एपोप्टोसिस के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन. एपोप्टोसिस लिटरली मीन फॉलिंग ऑफ और डेफिनेशन जो आपको मैंने बताया. उसके अलावा एग्जाम में आपसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछ सकते हैं कि जस्ट इन सिंपल वन स्टेटमेंट और जस्ट वन सेंटेंस डिफाइन एपोप्टोसिस. तो आपको फॉलिंग ऑफ की जगह कोई और ऑप्शन बोले, कोई और तरीके से डिफाइन करिए, तो उसको देखिए. इट्स एपोप्टोसिस नथिंग बट ए कैस्पेसिस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ. नोट करिएगा, इट्स कैस्पेसिस डिपेंडेंट. कैस्पेसिस is basically a group of enzymes that helps in the degradation of the cell machinery or basically that aids in the process of apoptosis. So it is apoptosis is caspase dependent program cell death. So it basically an active process which is controlled by genes. सो एपोप्टोसिस क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है और ये बहुत ही हाईली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है जो कि जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर एपोप्टोसिस इज कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ. सो एपोप्टोसिस में अफेक्ट अ सिंगल सेल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल. सो इफ इट आस्क्ड इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एपोप्टोसिस अफेक्ट्स अ सिंगल सेल, ग्रुप ऑफ सेल और बोथ. सो मार्क आंसर्स बोथ. Apoptosis can either affect a single cell or a group of cell. So how it is affecting a group of cell will be in the later part of the video. So जैसे मैं बताया, ये बहुत ही प्रोग्राम सेल डेथ है जो कि जीन्स के द्वारा रेगुलेट होता है. सो इट इज़ ए एक्टिव प्रोसेस कंट्रोल बाय जीन्स. तो जीन्स जो हो सकते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स के हो सकते हैं, प्रो एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक और देयर सम जीन्स कॉल्ड द सेंसर्स. सो अब देखते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन होता है. सो प्रो एपोप्टोटिक में होता है प्रोमोटिंग एपोप्टोसिस. सो जीन्स दैट प्रोमोट एपोप्टोसिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रो एपोप्टोटिक. दैट्स इनहिबिट एपोप्टोसिस इज कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एंटी एपोप्टोटिक. एंड दैट जज वेदर टू एक्टिवेट प्रो एपोप्टोटिक जीन्स और एंटी एपोप्टोटिक जीन्स आर कॉल्ड द सेंसर्स. सो सेंसर्स आर बेसिकली द जीन्स और enzymes or proteins that basically helps in the cell to decide whether to undergo apoptosis or not. Okay. So there are various examples under each category. तो जैसे सबको याद करने का अलग तरीका हो सकता है, पर एंटी एपोप्टोटिक से मैं यूजुअली स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आंटी मीन्स लेडी. ओके, ऑलवेज रिमेंबर आंटी स्टैंड्स फॉर लेडी. सो लेटर एल विल कम इन द केस ऑफ द एंटी एपोप्टोटिक जीन्स. ओके, सो लेट्स सी द नेम्स. इट्स BCL2. इसमें हम नोट कर सकते हैं ये अल्फ़ाबेट एल आ रहा है, BCL2, BCL, XL एंड MCL1. तो बेसिकली जिसमें भी एल आता है वो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आंटी और द लेडी एपोप्टोटिक. ओके, ऐसे हमेशा याद रखना है.
अब प्रोएपोप्टोटिक जो कि एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, ये सब इनहिबिट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट में से यहाँ पर स्टार मार्क बना लीजिएगा, BCL2 जनरली हेल्प्स इन द एंटी एपोप्टोसिस एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी एपोप्टोटिक जीन। तो बेसिकली जो ये एंटी एपोप्टोटिक जीन है, ये प्रोटीन बनाता है जिसे बोलते हैं BCL2। तो जीन के नाम पे प्रोटीन के नाम है जो कि एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं। एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म है वो हम आगे देखेंगे। अब प्रोएपोप्टोटिक जीन से बात किया जाए तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए बहुत आसान है, बैक्स एंड BCL एक्सेस। देखिए जो एक्सेस साइज जो है वो लेडी के साइज से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए वो प्रोमोटिंग एपोप्टोसिस में आ जाता है। ठीक है, भले ही इसमें LA पर ये कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ द प्रोमोटिंग एपोप्टोसिस, दैट इज द प्रोएपोप्टोटिक जीन। देखिए बैक और बैक्स बहुत ही सिमिलर है। के का जो ये 2 एक्सटेंशंस है, आप कुछ एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक्स बन जाता है। तो बैक्स और BCL एक्सेस। अब सेंसर्स की बात किया जाए तो इसमें बहुत ही यूनिक नेम है इसके। देखिए यूनिक मतलब किसी एनिमल्स के नाम पे है। सबसे एनिमल्स के नाम पे आपको याद आएगा पूमा नॉक्सा, ऐसा आपको रखना है AA पूमा नॉक्सा। और इसके अलावा 2 और हैं जो कि बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, बिम और बिड। ये अलग अलग हैं, ठीक है, पूमा नॉक्सा, बिम एंड बिड। जैसे BAK BX बैक्स BCL एक्सेस और एंटी एपोप्टोटिक BCL2 BCL एक्सेल और MCL1। ये MCL1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जब स्टडी करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है। अगर शॉर्ट में बताना हो तो इट हेल्प्स इन द रेजिस्टेंस टू कीमोथेरेपी। सो यू कैन राइट रेजिस्टेंस टू कीमोथेरेपी। ये है MCL1, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब हम देखेंगे एपोप्टोसिस से कॉज क्या है, क्यों सेल सुसाइड करने के लिए, या फिर क्या ऐसी चीज़ें है जिस वजह से सेल अपने प्रोग्राम सेल डेथ को एक्टिवेट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल कॉजेज, देन विल डिस्कस अबाउट द पैथोलॉजिकल कॉजेज। तो एम्ब्रियोलॉजिकल कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस, और ये इसकी डिटेल जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आपको फिर दिमाग में आ जाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और द जेनेसिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो और द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं, लिम्स बर्ड, वो ऐसे फ्यूज निकलते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन फर्स्ट पहले होता है, फिर इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शन 5 निकलते हैं और धीरे धीरे हमारी फिंगर्स फॉर्म हो जाती हैं और पूरा हैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। बट क्या होता है जब एम्ब्रियोजेनेसिस में जो बेसिकली जो हमारे फिंगर्स से सेपरेशन हो रहा है, ये एपोप्टोसिस की वजह से होता है। इनिशियली जो फिंगर्स होते हैं फ्यूज होते हैं, एपोप्टोसिस से जो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो इंक्रीज होने लगते हैं, सेल्स यहाँ पर डेथ की डाई होने लगती हैं अंडर बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, और फिंगर्स में गैप आ जाता है। अगर एपोप्टोसिस ना हो तो फिंगर ऐसे फ्यूज रह जाएंगी। तो बेसिकली एपोप्टोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है in the female of reproductive age group. So basically what happens in the female of the reproductive age group, initially there is a proliferation of the uterus, but if the pregnancy does not occur, the uterus degraded or there is death of the cells of the uterus leading to the menses. So that's the basic cause for the apoptosis, or this is a physiological process in which the apoptosis occur. Next important point is the elimination of सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो खुद की बॉडी पे अटैक करने लगते हैं, यानी इम्यून सेल्स खुद की बॉडी पे अटैक करने लगते हैं, दैट लीड्स टू autoimmune disorders. So in order to make that cell die or to help in the body to fight against this elimination of self-reactive lymphocyte, the process of apoptosis is needed. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी में तब TLC का काउंट बढ़ जाता है, बट जब कॉजेटिव एजेंट उसका हट जाता है, यानी कि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, TLC का काउंट दोबारा नॉर्मल हो जाता है। 4000 से 11000 नॉर्मल होता है, ठीक है, उससे यूजुअली बढ़ जाता है। फिर जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, दैट्स आफ्टर इन्फेक्शन, TLC काउंट अगेन डिक्रीजेस। सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द एपोप्टोसिस। दीज आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द एपोप्टोसिस। अब हम देखेंगे पैथोलॉजिकल कॉजेज। पैथोलॉजिकल क्या हो सकता है, DNA डैमेज हो सकता है रेडिएशन वजह से, या फिर कोई और कॉजेज़ की वजह से DNA डैमेज होगा तो एपोप्टोसिस सेल डाई कर जाएगा। और 53 यूजुअली हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ द डैमेज DNA और द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज DNA, एंड P53 इज नॉट वर्किंग, which is also called the guardian of the genome, the cell will undergo apoptosis.
नेक्स्ट है accumulation of the misfolded protein. If there is accumulation of the misfolded protein in the cytoplasm, it will lead to the apoptosis or the cell will be destined to die. नेक्स्ट है डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? पोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो सेल्स होते हैं वो डेथ कर जाते हैं यूजुअली बाय द नेक्रोसिस एंड दिस ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई द सेल कैन ऑल्सो अंडरगो एपोप्टोसिस. अब ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होता है? सपोज वी हैव प्लांटेड अ ग्राफ्ट इन द बॉडी एंड इट इज रिजेक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, सो द सेल्स ऑफ द transplanted organ will die by the process of apoptosis. And last is the retinitis pigmentosa. इसमें क्या होता है? रेटिनाइटिस, आर वर्ड आ रहा है, यानी कि रॉड्स जो होता है उनका अपटोसिस होने लगता है, तो बेसिकली विजन में इम्पेयरमेंट आने लगती है. और रोड्स बेसिकली किस में हेल्प करते हैं? नाइट विजन में. तो नाइट विजन में यूजुअली प्रॉब्लम होगी किस में? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. सो यू कैन ऑल्सो मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूजुअली एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं. तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बताया था वेरी स्टार्टिंग में जब हम सेल इंजरी स्टार्ट किया था कि सेल इंजरी के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को देख के बताते हैं कि सेल किस मेथड से डाई हो रहा है, यानी कि नेक्रोसिस से हो रहा है, एपोप्टोसिस से हो रहा है, या फिर किसी और मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है. तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख के बताते हैं. तो एपोप्टोसिस में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिखते हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिखते हैं. पहला है सेल का श्रिंकेज, सेल का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. दूसरा है क्रोमैटिन कंडेंसेशन, यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, या तो सेंटर में होगा या तो पेरिफेरल पार्ट में हो जाता है न्यूक्लियस के. और साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स और एपोप्टोटिक बॉडीज शो होने लगती है. साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स मैंने आपको पहले बताया, सपोज ये नॉर्मल सेल है और इसका ये आउटर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शन टाइप निकलते हैं, ठीक है, जो फाइनली सेपरेट आउट करके एक स्मॉल बॉडीज़ बना लेते हैं. इसे बोलते हैं हम एपोप्टोटिक बॉडीज़, और जो ये ऐसे प्रोजेक्शन निकला है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्लेब. तो ये बेसिकली फीचर्स हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं हमारे एपोप्टोसिस के. आपको आपसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन फीचर कौन सा हो सकता है एपोप्टोसिस का, सो हैव टू मार्क योर आंसर इज द क्रोमैटिन कंडेंसेशन. सो क्रोमैटिन कंडेंसेशन इज द मोस्ट कैरेक्टर फीचर ऑफ द एपोप्टोसिस. तो कुछ फीचर्स में कुछ पॉइंट हम एक एक डिस्कस करते हैं. सो वेरी फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सेल श्रिंकेज. सेल श्रिंकेज में क्या होगा? बेसिकली देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, सो सेल साइज डिक्रीजेज एंड ऑर्गन्स बिकम टाइटली पैक्ड. जो डिस्टेंटली सिचुएटेड ऑर्गन्स होते हैं वो पास आने लगते हैं, डेट्स दे कम क्लोजर एंड बिकम्स टाइटली पैक्ड. एंड साइटोप्लाज्म बिकम डेंस एंड इओसिनोफिलिक, यानी कि स्टेनिंग करेंगे तो बहुत ही डार्क होगा, ठीक है. तो साइटोप्लाज्म डेंस कैसे हो जाएगा? बेसिकली जो साइटोप्लाज्म ऐसे श्रिंक करेगा सेल, तो जो सिचुएटेड थे जो दो ऑर्गेनल्स या फिर प्रोटीन्स जो कि साइटोप्लाज्म का कंटेंट बना रहे हैं वो पहले फार अपार्ट थे. नाउ द सेल इज shrinking size, so they will come more close to each other, that is they will become more dense. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा क्रोमैटिन कंडेंसेशन. तो क्रोमैटिन कंडेंसेशन क्या होता है? जो क्रोमैटिन होता है, यानी कि ऐसे जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो जो होता है पेरिफेरली में एग्रीगेट करने लगता है. सपोज ये न्यूक्लियस है, ये सेल है और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. जो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होगा वो अलॉन्ग द साइड्स ऐसे कंडेंस होने लगेगा और हमें माइक्रोस्कोप में अच्छी स्टेनिंग में बहुत ही क्लियरली ये शो होता है. नेक्स्ट जो हमारा था वो था साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स एंड एपोप्टोटिक बॉडीज़. जो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में प्रोजेक्शन शो होने लगते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्रेगमेंट और ऑर्गेनल्स दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म में जो कंटेंट होता है वो भी आएगा इसके अंदर, ठीक है. और इसके अलावा न्यूक्लियस का कोई पार्ट आ सकता है और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी आ सकते हैं. अब कोई भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ब्लेब, और देन इट विल फॉर्म अ एपोप्टोटिक बॉडी. सो एपोप्टोटिक बॉडी इज नथिंग बट दैट साइटोप्लाज्मिक ब्लेब दैट इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सेंट्रल कोर सेल. ओके, तो मेन सेल से जो हट के जो बॉडी फॉर्मेशन होगा उसे बोलते हैं हम एपोप्टोटिक बॉडीज़. जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ होती हैं दे फाइनली डाई और वॉश आउट वेरी क्विकली बाय द प्रोसेस ऑफ द फैगोसाइटोसिस. इसमें कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किससे अटैच करते हैं? मैक्रोफेजेस को, और टिश्यू में प्रेजेंट है, और वो तुरंत ही इसका फैगोसाइटोसिस से सारा ये जो भी हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सारा वॉश आउट हो जाता है. अब हम देखते हैं कि किस मैकेनिज्म से एपोप्टोसिस होता है.